देखिए सत्य से भरपूर बेबाक मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों में आमतौर पर बोलने में अंतर आना, शारीरिक असंतुलन, शरीर में अकड़न, कमजोरी, याददाश्त में कमी, उठने बैठने चलने में परेशानी, शरीर में कंपन, मांसपेशियों का कठोर होना, निगलने में कठिनाई आदि लक्षण पाए जाते हैं। न्यूरो संबंधी अधिकांश बीमारियों का निदान प्रारंभिक अवस्था में संभव है। आज हम मुरादाबाद के वरिष्ठ मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीश राठी के साथ हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीश राठी, चेयरमैन DMR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड DMR एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। मेरा जो हॉस्पिटल है DMR हॉस्पिटल वो मुरादाबाद में है। DMR जो एजुकेशनल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी मुरादाबाद में स्थित हैं। मैं बेसिकली जो रहने वाला हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हुआ हूँ। मेरी सारी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की वो दिल्ली में हुई है, एयरफोर्स स्कूल से हुई है। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन NDA में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, मेडिकल साइंसेस के लिए हुआ। मैंने मेडिकल साइंसेस ऑप्ट की। मैं 97 बैच में मैंने MBBS ज्वाइन किया। कटक से मैंने MBBS पास किया है। उसके बाद में 1 साल मैंने MS सर्जरी की, फिर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करके फिर MD ज्वाइन किया। MD मैंने MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से पास किया है। उसके बाद में मैंने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी श्री चित्रा इंस्टीट्यूट है केरला में, त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से फेलोशिप किया पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में। उसके बाद में मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अडल्ट न्यूरोलॉजी मैंने चेन्नई से की, SBM से, चेन्नई से, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्लीप रिसर्च से मैंने DM अडल्ट न्यूरोलॉजी में किया। मैंने अपना करियर का जो शुरुआत है दिल्ली में, मैं पहले अपोलो हॉस्पिटल में था। अपोलो हॉस्पिटल के बाद में मैं सीनियर रेजिडेंट रहा दिल्ली में JB पंत हॉस्पिटल एंड मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद में मैंने मुरादाबाद में शिफ्ट हुआ। मैंने यहाँ 2004 बैच मेरा रेलवेज़ का है, UPSC बैच है। मैंने रेलवे ज्वाइन की। रेलवेज़ में मैंने 2016 तक वर्क किया। 2016 के बाद में मैंने स्टार्ट किया अपना DMR जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको स्टार्ट किया। तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ पिछले करीबन 5 वर्षों से। और हमारे यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं जो न्यूरोलॉजी में एक छत के नीचे जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सारी सुविधाएं हैं। डिफरेंट क्लिनिक हैं। मैं बताना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूशन का एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, हम लोग यहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, चाइल्ड न्यूरोलॉजी जिसे कहते हैं, जो बच्चों की न्यूरोलॉजी है, प्लस एडल्ट न्यूरोलॉजी, दोनों पार्ट कवर करते हैं। चाइल्ड न्यूरोलॉजी के बहुत कम सेंटर हैं मुरादाबाद या यूपी में कहिए या इवन हिंदुस्तान में कहिए, क्योंकि ये नई ब्रांच है, इतनी डेवलप ब्रांच नहीं है, इतना ज़्यादा विकसित ब्रांच नहीं है ये। तो इसके बहुत सारे सेंटर्स जो नहीं हैं, तो पहली बार हम लोगों ने इसको मुरादाबाद में स्टार्ट किया। तो इससे काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट मिला, काफ़ी मरीजों को बेनिफिट मिला। हम मुरादाबाद में रह के यहाँ पे हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स, हर जगह से पेशेंट आ रहे हैं। मुरादाबाद में रह के हमारे पास उत्तरांचल के पेशेंट्स आ रहे हैं, बिहार के पेशेंट्स आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हमारे पास में राजस्थान से आ रहे हैं, इवन बहुत दूर दूर से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। गुवाहाटी तक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, रांची के पेशेंट्स आते हैं। तो ये एक सेंटर बनाया हमने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्लस एडल्ट न्यूरोलॉजी का, जिसमें हमारे पास में डिफरेंट न्यूरो क्लिनिक्स अवेलेबल हैं। जैसे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी क्लिनिक है, मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक्स हैं, एपिलेप्सी क्लिनिक है, स्ट्रोक वार्ड है, स्ट्रोक यूनिट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। डिफरेंट रिसर्च वर्क भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे कि अभी ऑनगोइंग रिसर्च है स्ट्रोक इन यंग। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरालिसिस और स्ट्रोक, मेरी लैंग्वेज में जैसे कहेंगे, बेसिकली वो बीमारी 60 साल के बाद की थी, आज से 10 साल 15 साल पहले देखें। लेकिन आजकल जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ कम उम्र में आ जा रही हैं। ये देखने को मिलता है कि जो स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, वो कम एज में आ गया है। तो अगर ये बीमारी 45 साल से कम एज में आ जाती है, इसे हम स्ट्रोक इन यंग कहते हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए। क्योंकि देखिए, हमारी जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो कमाने वाली पॉपुलेशन है, वो 15 से 45, 50, 60 एज तक कमाती है।
अगर उसी पॉपुलेशन में पैरालिसिस या स्ट्रोक आ जाए, अगर किसी को उसी पॉपुलेशन में अगर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस पैरालिसिस को, जो 45 साल से कम उम्र में पैरालिसिस है, उसे मैं 3 जनरेशन का पैरालिसिस कहूँगा। 3 जनरेशन का मतलब जो जिसको पैरालिसिस हो गया, सपोज़ किसी को 35 साल या 40 साल में पैरालिसिस स्ट्रोक हो गया, तो वो अपना लाइफस्टाइल, उसको अपना काम नहीं कर पाता है, उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं रहता है सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। दूसरा, जो उसके बच्चे होते हैं जिनको वो बढ़िया एजुकेशन दे सकता है, बढ़िया पढ़ाई करा सकता है, उनका अच्छा पालन पोषण कर सकता है, क्योंकि जब आदमी खुद ही पैरालाइज है, स्ट्रोक का पेशेंट है, तो उनका भी केयर वो नहीं कर पाता है, तो सेकेंड जनरेशन वो अफेक्ट होती है। थर्ड, जैसा कि हमारे यहाँ सभ्यता है कि बुढ़ापे में माँ बाप का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि रिटायरमेंट एज अमूमन हमारे यहाँ 60 साल के आसपास है, तो उनका भी हमें दवा का ध्यान रखना है, उनका केयर करना है ओल्ड एज में। अगर यंग बच्चा ही अगर वो पैरालाइज हो जाए 30-35 साल में, तो बूढ़े माँ बाप का भी ध्यान रख नहीं पाता है। तो स्ट्रोक इन यंग, जिसका हमारे यहाँ पे रिसर्च चल रही है, वो काफ़ी गहरी चिंता का विषय है, 3 जनरेशन्स को अफेक्ट करता है, और हमारे समाज की जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो देश में काम करने में काम आती है, जो हमारा एसेट है, अगर इंडिया का एसेट माने तो हमारी पॉपुलेशन, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 15 साल से लेके 60 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है। ऐसा ही और बीमारियां भी इस यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज़ बहुत कम एज में आ गई है। डायबिटीज़ जब हम पहले एजुकेशन में पढ़ते थे तो MBBS करते तो बोलते थे कि डायबिटीज़ मतलब 50-55 साल 60 साल के बाद ही चेक करनी चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं समाज में ये बीमारी 30 साल 25 साल 35 साल में भी आ गई है, और इसका इंसिडेंस डे बाई डे बढ़ रहा है। ये बड़ी गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि डायबिटीज़ एक अपने आप में सिंपल बीमारी नहीं है, एक लक्षण है, एक कॉम्प्लेक्स है जो आपके बॉडी के हर ऑर्गन को कमज़ोर बनाता है, जो कि बाद में परेशानी आती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी बीमारी जो है लग गई है कम उम्र में लोगों को। पहले ये बीमारी 60 साल के बाद ही लगती थी, अगर आज से हम 40-50 साल पहले की बात करें, तो ये भी बीमारी जो है काफ़ी नुकसानदायक है, काफ़ी परेशानी वाली है। और ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो एक बीमारी नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है बीमारियों का, जिसमें आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और अन्य बहुत सारी बीमारियां साथ में इसके इन्वॉल्व होती हैं। हमारे पास में अगर मैं बात करूं एपिलेप्सी क्लिनिक की, एपिलेप्सी क्लिनिक में हमारे पास में काफ़ी पेशेंट्स हैं, एनरोल्ड पेशेंट्स लाखों में हैं। तो वो पेशेंट्स जिनको दौरे पड़ते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप और एडल्ट एज ग्रुप, दोनों ही एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास में हैं, उनके लिए हमारे पास पूरी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। एपिलेप्सी क्लिनिक्स हमारे पास हैं। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है, अगर उसको समय से डायग्नोज कर लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स का बेनिफिट होता है। अगर उसको हम डायग्नोज नहीं करते या मरीज़ को इलाज नहीं मिल पाता है, उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आती हैं। अच्छा, एपिलेप्सी क्योंकि लंबी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, 3 साल 5 साल ऐसे इलाज चलता है इसमें, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम DMR की तरफ से अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट पूरा अपने यहाँ के हॉस्पिटल से कराते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इस तरह के पेशेंट जिनको वास्तव में ज़रूरत है इलाज की। तीसरा बात, जो इंडोर्स हैं, जो एडमिशन्स हैं, जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसे की इश्यूज़ हैं या कोई और परेशानी आ रही है, उनके लिए सारे इलाज हमारे यहाँ संभव है। सारे इलाज हम लोग कम से कम उनको पैसे में, या जिसको ऐसा लगे कि हाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पुअर है, उसको हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। देन मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक की मैं बात करूँगा। मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक्स में ऐसे क्लिनिक जिसमें स्पेशली मूवमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है। पार्किंसन जैसा आप जानते हैं, जिसमें हाथ पैरों में कंपन आ जाती है एक उम्र के बाद में, वो बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है पार्किंसंस डिजीज़। तो पार्किंसंस का इलाज हमारे यहाँ पे हम लोगों की क्लिनिक है, कई हज़ारों पेशेंट यहाँ पे हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रेमर जैसे बीमारी है, कंपन हाथ पैरों में आ जाना, यंग एज में भी आ जाती है आजकल, उसका हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट है। देन हमारे पास में स्लीप मेडिसिन, स्लीप न्यूरोलॉजी पूरा हमारे पास सिस्टम है, पॉलीसोम्नोग्राफी है। जैसा हम जानते हैं आजकल बहुत सारे विकार, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो रही हैं जो नींद के दौरान होती हैं। नींद में चलना, नींद ना आना, नींद में बातें करते रहना, नींद में किसी को आपका बेड वेटिंग करना, ये सब बीमारियां जो हैं जो हम लोग स्लीप मेडिसिन में कवर करते हैं, उसका हमारे पास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक लैब है, पॉलीसोम्नोग्राफिक लैब है, स्लीप लैब है, उसका हम काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट यहाँ कर पाते हैं। और आजकल जैसा आप देख रहे हैं समाज में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापे के कारण में बहुत सारी स्लीप डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं जो बहुत कॉमन है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोते सोते एकदम से सांस बंद हो जाता है और एकदम आदमी घबरा के बैठ जाता है, उठ जाता है, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आजकल बनती जा रही है। पहले बहुत कम थी, लेकिन आजकल जब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो हमें ओबेसिटी और इससे साथ में जुड़ी हुई बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्लीप लैब है, स्लीप न्यूरोलॉजी लैब है, पॉलीसोम्नोग्राफिक स्टडी हमारे पास होती हैं। उसके लिए हम उनको टाइट्रेट करते हैं और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट उसमें मिल पाता है। देन हमारे पास में इम्पॉर्टेंट हेडेक क्लिनिक है। अगर मैं बात करूं अपनी प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट की थी तो ओपीडी में हेडेक के पेशेंट 15-20% होते थे, पर आज की अगर मैं बात करूं तो हेडेक के पेशेंट 40 से 50% हो गए हैं। हेडेक जो है जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन आदमी को काम नहीं करने देती, मैन डेज लॉस्ट होते हैं, अपना वर्क नहीं कर पाता, डिसेबलिंग हो जाता है, काम नहीं कर पाता है पेशेंट। हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे आजकल के जो लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें लाइफस्टाइल को प्रॉपर हेल्दी तरीके से जीना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियों से हमारे बीच में बचा जा सके। देन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में और बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जैसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जन्म से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों में लग जाती हैं, पारिवारिक चलती हैं। उसके लिए भी हमारे पास में जेनेटिक लैब है। हमारे पास सारे ट्रीटमेंट, सारे जो पॉसिबल हैं एट प्रेजेंटली जो अवेलेबल हैं उसके बेनिफिट के लिए वो हमारे पास में उपलब्ध हैं। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मस्कुलर डिजीज़ आजकल बढ़ती जा रही हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी काफ़ी कॉमन हो गई है, काफ़ी पेशेंट्स में मिलती है, फैमिलीज़ में भी रन करती है। तो उसके पेशेंट्स भी, कुछ पेशेंट पैदाइशी ठीक होते हैं लेकिन 3-4 साल में वो बैठना उठना चलना सब छोड़ देते हैं और 10-12 साल तक बिस्तर पे लेट जाते हैं। जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी काफ़ी कॉमन है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। तो उसके लिए हमारे पास में मस्कुलर डिसऑर्डर क्लिनिक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके लिए हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जो अवेलेबल है, जितना उपलब्ध है वो सब हमारे पास सुविधाएं हैं। तो इन सभी के साथ में जो न्यूरोलॉजी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जो बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सकता है, जो हम अपने स्तर पे दे सकते हैं, वो इलाज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा हम ई कंसल्टेशन भी करते हैं। कुछ जगह जहाँ पे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स नहीं हैं, न्यूरोलॉजी ब्रांच डेवलप नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं है, ऐसा हम लोगों ने आसाम में भी एक सेंटर डेवलप किया है। तो ऑनलाइन पेशेंट्स वहाँ डेली पेशेंट्स देखते हैं। और बाकी पेशेंट भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हैं जो ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ समय पहले ही हम कोरोना महामारी से अभी लड़े हैं। कोरोना महामारी में काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए हैं। कोरोना के बाद में जो लोग जिनको बीमारी हो चुकी है उनको कई सारे लक्षण आए हैं। जैसे एंग्जाइटी बहुत कॉमन हो गई है, डिप्रेशन काफ़ी कॉमन हो गया है, इंसोमनिया, नींद ना आना बड़ा कॉमन हो गया है, नींद नहीं आ रही है बहुत से पेशेंट्स को जिनको कोविड सफ़र किए। इवन जो कोविड से सफ़र नहीं भी किए, जिन्होंने इस एपिडेमिक को देखा, जिन्होंने अपने लोगों में इस बीमारी को होते देखा, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, इंसोमनिया की, नींद ना आने की। देन हेडेक बात बहुत कॉमन हो गया है, पोस्ट कोविड हेडेक्स बड़े कॉमन हो गए, लोगों में हेडेक रह रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देन न्यूरोपैथीज़ काफ़ी कॉमन है पोस्ट कोविड के बाद में, जैसे कि पैर का ना चलना। इवन 3-3 महीने तक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पैर नहीं चल रहे हैं, जिसे हम गुलन-बेरी सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन हुआ है। काफ़ी पेशेंट्स आए हैं पोस्ट कोविड। अभी रिसर्च चल रही है कि उसका कितना रिलेशन है कोविड से, बट अभी पेशेंट्स देखने को मिले हैं। देन चेहरे पे आपको फेशियल पैल्सी, जो एक चेहरा टेढ़ा हो जाना, आँख बंद ना होना, वो भी काफ़ी कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन मिला है। देन म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस तो बीच में काफ़ी चर्चा में रहा है, उसमें भी हेडेक काफ़ी कॉमन है, आई पेन काफ़ी कॉमन है। तो ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं इसमें। और आने वाले टाइम में जैसा हम देख रहे हैं, जैसा एक्सपेक्टेड है कि कोविड जो है बच्चों को अफेक्ट करेगा, छोटे बच्चों में आने वाला है, तो उसके लिए भी सुविधाएं हैं। कोविड क्या है, इट्स नॉट एक सिंपल बीमारी नहीं है, ये तो मल्टीपल ऑर्गन को डिसफंक्शन करता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। कई सारे पेशेंट में जब पैरालिसिस, हम लोगों ने देखा कि उनको पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, क्लॉट आ गया, तो बाद में पता लगा कि वो कोविड के पेशेंट्स हैं। कोविड स्ट्रोक भी कर सकता है। कोविड के प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर दिमाग में या उनके हार्ट में खून की क्लॉटिंग हो जाती है तो ये सब लक्षण भी आते हैं। तो इस सभी के साथ में शुभकामनाएं आप सभी को, और न्यूरोलॉजी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं, और निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी इसको और बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं और कौन कौन से अवार्ड्स मुझे मिले हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपको साथ में सम्मान मिले तो आपका हौसला दुगना हो जाता है, और अच्छा काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। मैं अगर स्टार्ट करूं अपने करियर से अवार्ड्स में, जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे मैथमेटिक ओलंपियाड में अवार्ड मिला नेशनल लेवल पे। उसके बाद में जब मैं MBBS में रहा
तो मुझे उस टाइम अवार्ड मिले, करीबन 4 अवार्ड उस टाइम मिले मुझे। उसके बाद जब मैंने एमडी की, उसके बाद पेपर मैंने प्रेजेंट किए, तो बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड मुझे मिला। डॉक्टर RS दयाल अवार्ड मिला नियोनेटोलॉजी में उस टाइम में। उसके बाद में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया रेलवेज़ में, तो जब मैं ट्रेनिंग पे था रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में, तो बेस्ट यूपीएससी कैंडिडेट का अवार्ड उस टाइम मिला मुझे। डायरेक्टर जनरल अवार्ड मिलता है, वो इंडक्शन कोर्स होता है आपका, जॉब ज्वाइन करने से पहले आपका ट्रेनिंग पार्ट होता है उसमें। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला, डायरेक्टर जनरल अवार्ड बोलते हैं उसको। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक आदमी को मिलता है पूरे बैच में, जो आपका बैच ज्वाइन करता है जो। उसके बाद में जब मैं रेलवेज़ में मैंने अपनी सेवाएँ दी, मुझे जो है CMD अवार्ड मिला, चीफ मेडिकल डायरेक्टर अवार्ड जिसको बोलते हैं। उसमें जो है जो आदमी अपने अपने डिवीज़न में जो बेस्ट काम करते हैं। मैंने मुरादाबाद में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था, जो कि अपने आप में पहली बार ऐसा था कि रेलवेज़ में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी नेशनल लेवल पे पहली बार एस्टेब्लिश हुई थी। तो उसके लिए मुझे चीफ मेडिकल डायरेक्टर अवार्ड, CMD अवार्ड जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड है रेलवेज़ का। उसके बाद मुझे CMD अवार्ड मिला। इस तरह कई सारे सामाजिक अवार्ड भी मुझे मिले, डिफरेंट समाज सेवाओं के लिए अवार्ड दिए गए मुझे। और अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, मेडिकल फील्ड में मुझे जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री थे JP नड्डा जी, उनके द्वारा जो है अवार्ड दिया गया। उसमें मुझे इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में काम करने के लिए अवार्ड मिला। अभी कुछ दिन पहले यूपी के अनमोल रतन हुआ था, लास्ट करीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले। उसमें मुझे अवार्ड मिला मेडिकल फील्ड के लिए, न्यूरोलॉजी फील्ड के लिए। तो ये सब अवार्ड मिले हैं, और बाकी और डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो सामाजिक वर्क के लिए भी मिले हैं, जो और सब कार्यों के लिए भी मिले हैं। मुरादाबाद में जैसे कि एक बार मुझे इससे अगर मैं बताऊं, जैसे बीच में भूल गया, तो मुझे जो आपके डिप्टी CM साहब हैं दिनेश शर्मा जी, उनसे भी मुझे अवार्ड मिला, जो न्यूरोलॉजी की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए, मेडिकल फील्ड में न्यूरोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ये सब तमाम अवार्ड मुझे मिले। और सबसे बड़ा मेरा अवार्ड तो जो है, जो मेरा पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, जो मेरे मरीज़ हैं, जब वो मेरे रूम से बाहर निकलते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, तो उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, उससे बड़ी कोई शोहरत नहीं है। तो उसमें जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं है। और अगर आपके कार्य को सम्मान मिले तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है आपको। मेरा नाम साजन राठी है और ये मेरे भाई हैं वीर सिंह। इनके माइंड में प्रॉब्लम थी, इनको यहाँ पे बार बार सूजन आ गई थी इनकी नसों पे, जिससे इनको अटैक आता था। और वो ऐसा होता था कि इनको अचानक से चक्कर आया और इनको सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो लगभग 3-3.5 साल इनका इलाज देहरादून सिनर्जी हॉस्पिटल में चला। वहाँ से इनको 10% रिलीफ मिला। उसके बाद हमें पता चला यहाँ डॉक्टर मंजेश राठी मुरादाबाद में, करीबन 1.5 महीने से इनका इलाज यहाँ पे चल रहा है और 90% ये ठीक हैं। और आज ही मैं साथ में अपने ससुर साहब को भी लाया हूँ और अपने पापा को भी लाया हूँ। उनको थोड़ा सर्वाइकल का दिक्कत हो रहा है, वो भी इनको पास दिखाने के लिए मैं इनको लेके आया हूँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत संतुष्टि हुई इनके यहाँ आकर। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, काफ़ी मात्रा में आप देख रहे होंगे, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पेशेंट भी हैं। हमें भी किसी के थ्रू ही पता चला था और 90% भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 1.5 महीने में ही बहुत अच्छा रिलीफ मिला है हमें यहाँ पे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम वीर सिंह है, मैं नजीबात का रहने वाला हूँ। मेरे को कुछ समय से सर्वाइकल जैसा एहसास हो रहा था और मेरे ब्रेन में पता नहीं कैसा ऐसे चक्कर आते हैं, जकड़न होती है और वीकनेस आती है और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दौरा टाइप पड़ रहा हो, अचानक अटैक जैसा आ जाता था। मेरा इलाज सिनर्जी हॉस्पिटल में डॉक्टर कृष्ण अवतार से चल रहा था। मैंने वहाँ पे लगभग 4 साल ट्रीटमेंट किया, लेकिन 4 साल में मुझे लगभग 10% आराम हुआ। मेडिसिन खाता था, सही रहता था, छोड़ देता था, फिर वैसे हो जाता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप मंजेश राठी से मिलो। मैं भी राठी हूँ। मैंने वहाँ पे उनसे पूरा परिचय लिया। मैंने फिर मंजेश जी के पास आके अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया। मुझे भी 1.5 महीना हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं बराबर 99% ठीक हो गया हूँ। मुझे कोई वीकनेस, कोई चक्कर, कोई जकड़न कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा स्वस्थ लग रहा हूँ जैसे मेरे अंदर दोबारा से एनर्जी आ गई है। और मैं आपको पूरी एक्टिविटी के साथ बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और सारे पेशेंट यहाँ काफ़ी लाइन में लगे हुए हैं। और सभी से मेरा निरोध है कि मंजेश राठी के यहाँ सर्वाइकल वाले हो या न्यूरो वाले पेशेंट हो, यहीं पर इलाज कराएँ। इनका बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु बिश्नोई, अध्यक्ष सर्व समाज आप सबकी रसोई ट्रस्ट।
एवं सामाजिक कार्य संस्था। हम लोग समाज के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से कार्य कर रहे हैं और समाज के क्षेत्र में जो लोग अग्रणी भूमिका निभाकर कार्य कर रहे हैं, हम लोग उनको बहुत ही चुनिंदा लोगों को जो इस सम्मान के योग्य हैं उनको सम्मानित भी करते हैं। इसी क्षेत्र में महानगर के न्यूरो सर्जन श्री मंजेश राठी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उन्हें प्रदेश स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है। तो इसी कड़ी में एक कड़ी जोड़ते हुए सर्व समाज आप सबकी रसोई ट्रस्ट ने उनको सम्मानित करने का फैसला लिया और हमने उनके घर जाकर उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर, पटका उड़ाकर, माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान किया। और उन्होंने इतना समाज के क्षेत्र में उनकी इतनी अग्रणी भूमिका रहती है कि कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य पूरे महानगर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में सर्वोपरि है। तो पूरी रसोई परिवार की तरफ से और पूरे महानगर वासियों की तरफ से एक यही संदेश देना चाहूँगी कि आप डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही निरंतर समाज के क्षेत्र में प्रगति पथ पर कार्य करते रहें और महानगर का नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।